Dear learners, today we are here for lecture number 34 under the course Teaching Skills for Higher Education. The title of this lecture is Skill of Probing Questions, Components and Their Use. प्रिय अधिगमकर्ताओं, आज हम लोग व्याख्यान संख्या 34 को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण कौशल नामक पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस व्याख्यान का शीर्षक है खोजी प्रश्न पूछने का कौशल, घटक एवं उनके उपयोग। Let us begin with the contents. The contents include introduction, components of a skill and their use, integration of various components, component selection based on response types, planning for component implementation, challenges in component implementation, developing component proficiency and conclusion. So विषय वस्तु के रूप में हम इसमें प्रस्तावना से लेकर विभिन्न प्रकार के घटकों, उनकी उपयोगिता, किस तरह से उनको समन्वित किया जाए, किस तरह से विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में उनका उपयोग किया जाए और कैसे योजना बनाया जाए, किस प्रकार चुनौतियों से उबरा जाए और किस प्रकार से अपने को उत्कृष्ट बनाया जाए, इन सभी पक्षों को समाहित करते हुए अंत में निष्कर्ष के विषय में बताएंगे। प्रस्तावना के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि हमने ये देखा कि प्रश्न पूछने का जो कौशल होता है वह कोई अचानक उत्पन्न होने वाला कौशल नहीं है। यह व्यवहार में तभी आएगा जब आप उसके लिए नियोजन करेंगे, योजना बनाएंगे और विभिन्न प्रकार के पक्षों को समाहित करने के लिए तैयार रहेंगे। यह खास तौर पे कुछ सटीक घटकों से मिलकर के बनता है जिनका एक निश्चित प्रकार का शिक्षण कार्य होता है। ऐसे हर घटक को यदि हम अभ्यास में ले आएंगे तो अपनी उत्कृष्टता को बढ़ा सकते हैं। इस प्रस्तुति के अंतर्गत 5 मूलभूत घटकों की बात की गई है जो कि खोजी प्रश्न कौशल के अंतर्गत उपयोग में लाए जाते हैं। उनके कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं जो कि आपको निश्चित रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। So probing questions are not spontaneous inquiries. They are deliberate, teachable tools designed to refine, clarify and deepen student responses. This essential teaching skill comprises of specific observable components, each fulfilling a unique pedagogical function. Mastery of each component contributes to overall proficiency in the skill. In this presentation, we will explore the 5 core components of probing questions with their use and examples, equipping you all to implement them with greater precision and effectiveness. Now, let us talk about the components. This is an overview of all the components. You see, first component is prompting, which is written as P. Second component is seeking further information, which is written as SFI. Third component is refocusing, which is written as RF. And fourth component is redirecting questions, it is RD. And the last component is developing critical awareness, which is written as CA. तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के घटक हम उपयोग में ले आते हैं जिसमें कि संकेत करना, अतिरिक्त सूचना लेना, पुनः केंद्रीकरण करना, प्रश्नों को पुनः दिशा प्रदान करना और आलोचनात्मक जागरूकता विकसित करना। यह 5 घटक होते हैं जो कि इस कौशल के मुख्य घटक हैं। आइए घटक संख्या 1 पे बातचीत करते हैं। कंपोनेंट 1 इज प्रॉम्प्टिंग।
It can be defined like this. Prompting refers to providing hints, cues, or scaffolds to help students formulate responses. It is used when students cannot answer or provide insufficient responses. It guides students towards discovering answers rather than directly providing them, and it breaks complex questions into manageable steps. It also creates cognitive bridges between known and unknown information. तो संकेत प्रदान करना मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार से विद्यार्थी को सहयोग प्रदान करता है, जिससे वो अपने उत्तरों का निर्माण कर पाए। विशेषतया हम यहाँ देखते हैं कि कई बार अपर्याप्त उत्तर देने की स्थिति में हम विद्यार्थी का प्रोत्साहन इन प्रश्नों के माध्यम से करते हैं, जिससे वह उत्तर के शेष भाग को उद्घाटित कर पाता है, उन पे विचार करके उनकी प्रस्तुति कर पाता है, और इस तरह से बहुत ही जटिल प्रश्न को हम जटिल प्रश्न के रूप में न प्रस्तुत करके विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे क्रमवार हम संभावित उत्तर की तरफ आसानी से पहुंच पाएं और विद्यार्थी ज्ञात से अज्ञात सूचना की तरफ आसानी से प्रवेश कर पाए। अतः इनका उपयोग कक्षा को प्रभावी बनाने में अत्यंत लाभप्रद होता है। नाउ कमिंग टू अदर key prompting techniques, it offers contextual cues, provides sentence starters. It is used for suggesting potential thinking strategies. It is used for reminding of relevant prior knowledge, for breaking complex questions into simpler parts and using appropriate familiar concepts. तो इस तरह से हम परिस्थिति जन्य आधार पर इसका उपयोग करते हैं, इनकी प्रासंगिकता के आधार पर उपयोग करते हैं, और विद्यार्थी जो बहुत सारे पक्ष जानता है उनको संज्ञान में रख करके आधार बना करके आगे विचार के लिए उपयोग में ले आते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज, रिमेंबर व्हेन वी डिस्कस्ड फोटोसिंथेसिस यस्टरडे, हाउ माइट दैट रिलेट टू दिस क्वेश्चन। कल हमने फोटोसिंथेसिस पे बातचीत की थी, आप याद करें कि किस प्रकार से हम उसको आज इससे जोड़ सकते हैं। लेट्स थिंक अबाउट दिस स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट सर्टेन थिंग कैन बी आस्क्ड। Consider what happens when water is heated. This might help you answer. Similarly, we can ask, you mentioned X earlier. How might that connect to this situation? Similarly, there can be another example. Think about a similar problem we solved. What approach did we use? So all these you will find that the first part and second part are closely interrelated and are being used to prompt the student. Means clearly in the second part you are finding that students are being prompted to come up and express. Now, second component is seeking further information. Seeking further information involves requesting additional details and explanations from students. They are used when students provide correct but incomplete answers. They also emphasize how and why aspects of student responses. They push students to elaborate on initial answers and they encourage students to make thinking process explicit. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं
कि अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की दृष्टि से इन प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। विशेष तौर पे अपर्याप्त या कमी से पूर्ण उत्तर जब हम प्राप्त करते हैं तो उन प्राप्त उत्तरों को पूर्ण करने की दृष्टि से हम इन प्रश्नों का उपयोग करते हैं, जिसमें हाउ और व्हाई जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे और क्यों जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनके द्वारा विद्यार्थी मूलभूत उत्तरों की तरफ आसानी से प्रोत्साहन पूर्वक आगे बढ़ पाता है। Here you will also find that they are asked for clarification of the terms, they are used for requesting supporting evidence or examples, they are also probing underlying assumptions, and they are seeking explanation of reasoning process. They are used for asking about connections between ideas, and they are used for encouraging more precise language or terminology. तो इन सभी पक्षों का उपयोग करते हुए हम विद्यार्थी को विषय में आगे ले जाने की चेष्टा करते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे क्रमशः एक के बाद एक उनको हम देखते हैं। Some examples are like this. You said that democracy is government by the people. Could you explain what you mean by the people? Similarly, you will see in second, you have identified the main character's motivation. What evidence from the text supports your interpretation? Similarly, go for third, you have calculated the correct answer. Can you walk up through your problem solving process? Now next, you mentioned climate change affects biodiversity. Can you elaborate on specific mechanisms of this relationship? And the last, how did you arrive at this conclusion? What steps did you take? So these are some examples of second component. Coming to the third component, refocusing. The definition is, refocusing involves presenting the same question to different students for comparison. It allows exploration of multiple perspectives on the same issue. It creates opportunities for contrasting viewpoints. It encourages students to evaluate and build upon peers' ideas, and it broadens participation and engagement in the classroom discourse. तो यहाँ पर पुनः केंद्रीकरण का उपयोग आप इसलिए करते हैं जिससे कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों या विभिन्न विद्यार्थी समूहों को आप विषय वस्तु की मूलभूत जानकारी से जोड़ सकें और उनको केंद्रित कर सकें। यहाँ पे विशेष तौर पे एक ही पक्ष पर विभिन्न दृष्टियों को भी आप जानने की चेष्टा करते हैं और भिन्न भिन्न तरीकों के जो दृष्टिकोण आपके पास आते हैं उनके द्वारा मूलभूत विषय तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों का आकलन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है और विद्यार्थी सहभागिता को अधिक से अधिक सघनता प्रदान करता है। Thus, other features of this skill component are soliciting alternative viewpoints, asking for evaluation of previous responses, requesting additions to previous responses, exploring contradictions between responses, seeking synthesis of multiple perspectives, and encouraging respectful critique of ideas. आप यहाँ विद्यार्थियों को कोई अतिरिक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए भी कह सकते हैं, उनको पूर्व उत्तर के आकलन के लिए भी कह सकते हैं, पूर्व में प्राप्त उत्तर
में कुछ जोड़ने के लिए भी कह सकते हैं और उसका प्रतिकार करने के लिए भी कह सकते हैं। इस तरह से विविध दृष्टिकोणों से आप कि प्राप्त उत्तरों को विश्लेषित करते हुए संश्लेषित करते हैं। हम समग्र रूप से आलोचनात्मक दृष्टि का उपयोग करते हुए बड़े आदर के साथ विषय वस्तु को संश्लेषित करके और प्रस्तुत करते हैं। Now some examples are like this. Look at these examples. Sashi has shared her interpretation of this poem. Shravan, what's your perspective on the same passage? Now look at another question. We have heard how economic factors contributed to this historical event. Poonam, what social factors might you add? Third, Dilip suggested this approach to solving the equation. Pragya, would you solve it the same way or differently? Next, Sanskriti identified these three causes. Apurva, would you prioritize them in the same order? Why or why not? And the last one, now that we have heard several interpretations, which elements do you think are most convincing and why? So, all these ways can be utilized and we can refocus in the class in different subjects. Now, component 4, redirecting questions. What do you mean by this? Redirecting questions involve directing questions to multiple learners. It distributes cognitive responsibility across the classroom. It creates chains of connected thinking among students. It builds collaborative knowledge construction and it maintains broader classroom engagement during probing sequences. यहाँ पे आप ये देखते हैं कि उन्हीं प्रश्नों को आप पूरी कक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत कर देते हैं। तात्पर्य है कि बहुत सारे अधिगमकर्ताओं को आप एक साथ प्रश्न को प्रेषित कर देते हैं और इस तरह से कक्षा में संज्ञानात्मक उत्तरदायित्व को विभाजित कर देते हैं। इसके अंतर्गत आप ये देखते हैं कि एक ही साथ सभी विद्यार्थियों में एक ही दिशा में चिंतन प्रवाहित होने लगता है और इस तरह से एक समन्वित ज्ञान का निर्माण होना शुरू हो जाता है। कक्षा का प्रबंधन भी समन्वित हो जाता है और एक दिशा में प्रवाहित होने लगता है। इसके अंतर्गत कुछ और पक्षों में जिसमें हम ये देखते हैं कि एक क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों की चेन इसमें उत्पन्न हो जाती है और विशेष तौर पे छोटे समूहों में लोग विचार करते हुए भी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, परंतु यहाँ जटिल प्रश्नों को हम अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि विचार करें और उसको बांट करके बताएं या एक दूसरे के साथ शेयर करें। इस तरह से छोटी समूह परिचर्चाओं को भी इसमें बल मिलता है। So such redirecting questions are very useful for the class. Certain examples given here are: Arun has described the water cycle process. Mary, what would you add about how human activities impact this cycle? Similarly, Ahmed has identified the character's motivation. Elena, how might this motivation influence the character's later actions? Another example is, let's build on this idea together. Tanya started our analysis, Anurag will add the next point, and John will conclude.
Another example is Ikram has proposed one solution. Priya, can you suggest an alternative approach? Then Mr. W will compare these options. And after hearing Pankaj analysis, do you agree, disagree, or want to modify his points? Explain your reasoning. So these are different types of redirecting questions which are used. Now coming to component 5, this is developing critical awareness. Developing critical awareness involves asking higher level questions after correct responses. It pushes the students to think beyond existing knowledge. It encourages application, analysis, synthesis, and evaluation. It often employs how, why, and challenging what if questions. It develops metacognitive and reflective thinking capacities. Some other aspects are, it asks for analysis of implications or consequences. It encourages evaluation. It promotes transfer to new context. It requests consideration of alternative scenarios, and it challenges assumptions underlying responses. It also prompts reflection on thinking processes. समग्रतया हम ये कह सकते हैं कि आलोचनात्मक जागरूकता मूल रूप से उच्चतर स्तर के चिंतन को प्रवाहित कराने वाली होती है, और विशेष तौर पे हम विद्यार्थी के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करते हैं, वैकल्पिक परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, विभिन्न परिदृश्य उत्पन्न करते हैं, और विशेष तौर पे उसको ये सहयोग प्रदान करते हैं कि वो अपने चिंतन का उपयोग करते हुए और उत्तर प्रदान करे. नाउ कम टू सम एग्जाम्पल्स. You have correctly identified how photosynthesis works. How might this process be affected by climate change? Another example can be, now that you understand the historical factors, how might events have unfolded differently if X hadn't occurred? Now, you have correctly analyzed this poem's structure. What does this structure reveal about the author's intentions? Another question can be, you have solved this equation correctly. What are the real world applications of this mathematical principle? You have identified the key ethical considerations. How might different cultural perspectives view this dilemma? These are different types of examples of different components. But you know, all these components are not segregated. They require integration. इन सभी घटकों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है. So, the integration aspect must include all these. Components are rarely used in isolation. They often follow logical sequences based on student responses. They may be combined within single questioning sequences, and different components appropriate for different learning situations are utilized. Integration creates coherent and purposeful probing exchanges. समग्रतया हम ये कह सकते हैं कि बिखराव के रूप में इन घटकों का उपयोग नहीं किया जाता है, एकांगी रूप में उनका उपयोग नहीं किया जाता है. यहाँ पर तर्क परायणता का सहारा लेते हुए, विद्यार्थियों के उत्तरों का सहारा लेते हुए हम विभिन्न प्रकार के घटकों को समन्वित रूप से उपयोग करते हैं, और विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए हम उनके अनुरूप इनका उद्देश्यपूर्ण उपयोग करते हैं. यहाँ पे हम उदाहरण को देख सकते हैं. एक क्रमबद्धता इसमें नजर आ रही है. जैसे आप ये देखें कि SFI से हम RF की तरफ बढ़ रहे हैं, RF से फिर RD की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहां से फिर डेवलपिंग क्रिटिकल अवेयरनेस की तरफ बढ़ रहे हैं. इट मीन्स
From initial level, you are going to refocusing, then redirecting and developing critical awareness. So such type of sequential integration is required while delivery of the content. Now component selection based on response types. Here there are learner responses and there are suitable components. Let us proceed. If there is no response, what you have to do? You have to use prompting. Means primarily prompting has to be used. And if there is a wrong response, then begin with prompting and then redirecting at the same time. This is reflecting integration of two different components. Similarly, for partially correct response, you are using seeking further information and then refocusing at the same time. Then in case of incomplete responses, after applying seeking further information, you are redirecting. In case of a correct response, you are employing developing critical awareness, then refocusing. If there is a vague answer, then you refocus. If the class is passive, then you redirect. And if there is surface level correct reply, then you try to develop critical awareness with these questions. तो यहाँ पे आप ये देखते हैं कि विद्यार्थी की प्रतिक्रिया के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के घटक या घटकों का उपयोग एकांगी या समन्वित तरीके से किया जाता है। जब उत्तर नहीं दे रहा हो, जब उत्तर दे रहा हो, जब अधूरा उत्तर दे रहा हो, जब कक्षा शांत हो, जब सतही उत्तर दिए जा रहे हों, तो क्रमशः यहाँ पे आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि किस प्रकार के घटक को कब समन्वित करना है। Now coming to the planning for component implementation, these are the preparation strategies. Anticipate potential student response, plan component sequence for different scenarios, prepare specific questions for each component, consider timing and pacing of probing questions, balance individual probing with whole class engagement, and create supportive environment for extended discourse. तो योजना निर्माण करते समय आप विद्यार्थियों को समझे बिना इसकी योजना नहीं बना सकते हैं। विद्यार्थियों को समझते हुए क्रमबद्ध तरीके से सटीक प्रश्नों का चयन करें, सही समय पे उनका उपयोग करें, व्यक्तिगत खोजी विधि का उपयोग करते हुए पूरी कक्षा पर उस विधि का उपयोग करें और कक्षा में एक सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करें। Some challenges in component implementation. The common difficulties faced by the teachers are overusing certain components. Sometimes you are depending on the same component time and again, that is a problem. Then insufficient wait time after probing questions. Once you are giving question, then you don't wait and proceed faster. Then difficulty transitioning between components. It means from one component to another component, how to use, there you are puzzled. Creating dependency on teacher prompting. It means if you depend on the prompting at your end on also and students feel dependency on you, then that is a problem. Then balancing depth with curriculum coverage, maintaining engagement of non-questioned students and developing fluency across all 5 components. These are some difficulties or you may say challenges which are faced by teacher in the classroom. तो कक्षा में सभी को समग्र तरीके से, सभी घटकों को समग्र तरीके से और पाठ्यक्रम के सभी पक्षों को अगर समग्र तरीके से लेके चलते हैं, अपने ऊपर निर्भरता विद्यार्थी की यदि नहीं बढ़ाते हैं तो आप चुनौतियों से उबर सकते हैं। डेवलपिंग कंपोनेंट प्रोफिशिएंसी.
professional development approaches include focus on one component at a time, practice component transitions, record and analyze questioning patterns, co-plan probing questions with colleagues, observe skilled practitioners, seek student feedback, and reflect on component implementation challenges. तो अगर व्यावसायिक दृष्टि से आप अपना निर्माण ठीक ढंग से करना चाहते हैं, एक घटक पर एक बार में केंद्रित करें। जो जानकार हो, जो ज़्यादा अभ्यासी हो, उसके अभ्यास को भी आप देखें, अपने मित्रों से भी चर्चा करें, विद्यार्थियों से भी प्रतिपुष्टि लें और इस तरह से चुनौतियों से उबरने की चेष्टा करें। इस व्याख्यान में हम लोगों ने विविध पक्षों पे बात की और हमने देखा कि पांचों घटक कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर संरचनात्मक और नियमित रूप से नियोजित तरीके से कक्षा के संवाद को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया जाए तो हम आसानी से विषय के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन के योग्य भी बना सकते हैं। इस तरह से अगर आप इन सभी पक्षों पे विचार करें और उनका अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आपकी कक्षाएं बेहतर होंगी। We have seen all 5 components of this skill are useful for structured strategic framework for deepening classroom dialogue. Each serves a distinct pedagogical purpose, and when integrated thoughtfully, they will create meaningful reflective learning experiences. This component-based approach not only makes the skill teachable and learnable, but also empowers teachers to transform passive responses into critical thinking. We have presented these components with their use and examples and hope all this will facilitate you to identify, practice and acquire for use. Reflect on all these issues and improve yourself. Thank you all.